हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सब मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो आज हम आपको शिक्षा शास्त्र में पहला चैप्टर पढ़ाएंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। शिक्षण कार्य की प्रक्रिया का विधिवत अध्ययन। किस तरह से? विधिवत अध्ययन शिक्षा शास्त्र कहलाता है और इसको शिक्षण शास्त्र या पेडोलॉजी भी कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें कह रहा, इसमें अध्ययन या अध्यापन की शैली और नीतियों का अध्ययन किया जाता है। यानी कि जो हम पढ़ाते हैं तो हम किस तरह से पढ़ाते हैं, यानी कि उन विधियों का अध्ययन किया जाता है। तो अध्यापन की शैलियों या नीतियों का अध्ययन किया जाता है। समझे? चलो आगे चलते हैं। दूसरे शब्दों में, शिक्षण शास्त्र का आधार शिक्षा मनोविज्ञान में निहित है। किसमें? शिक्षा शास्त्र का जो आधार है वो शिक्षा मनोविज्ञान में निहित है। ठीक, अच्छा, क्योंकि शिक्षा शास्त्र के जो उद्देश्य है, जो शिक्षा शास्त्र के उद्देश्य होते हैं, वही उद्देश्य शिक्षा के होते हैं। जो शिक्षा शास्त्र के उद्देश्य होते हैं वही उद्देश्य किसके होते हैं? शिक्षा के। अतः शिक्षा के बारे में संपूर्ण जानकारी आवश्यक है। तो इसलिए हमको शिक्षा की संपूर्ण जानकारी आवश्यक है। फिर कह रहा है एजुकेशन यानी शिक्षा। इसका शाब्दिक अर्थ है कि क्रमबद्ध। कैसा? क्रमबद्ध परिचय। तो शिक्षा का क्रमबद्ध परिचय। चलो अब देखते हैं एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है या कितने शब्दों से हुई है। ठीक है, तो देखते हैं। एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के 3 शब्दों से हुई है और वो 3 शब्द कौन कौन से हैं देखते हैं। नंबर 1 एजुकेयर, शिक्षित करना। नंबर 2 एजुकेटम, फिर शिक्षित करना। नंबर 3 एजुशियर, बाहर उजागर करना। ठीक है, किन किन शब्दों से हुई है? इन शब्दों से हुई है। चलो एक नोट दिया गया है। इस नोट में कह रहे हैं कि अधिकांश मनोवैज्ञानिक एजुशियर शब्द से ही एजुकेशन वर्ड की उत्पत्ति मानते हैं। किससे मानते हैं? एजुशियर से। ठीक है, चलो शिक्षा की परिभाषाएं, क्योंकि जो ये परिभाषा भी हमको पढ़ना जरूरी है। ये कई बार ऐसा होता है कि सीटेट में पूछ लिया जाता है घुमा फिरा के। जैसे कि सर्वांगीण विकास पर किसने जोर दिया? तो गांधी जी ने दिया था, ये पूछ लेगा। या स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है, ये किसने बोला? अरस्तु ने। तो इस तरह से पूछ लेता है। तो चलिए इनकी परिभाषा देखते हैं एक बार। गांधी जी के अनुसार सर्वांगीण विकास का सर्वोत्तम साधन शिक्षा है। यानी कि सर्वांगीण विकास पर जोर दे रहे हैं। कौन देते हैं? गांधी जी। ठीक है, अब चलते हैं अरस्तु के अनुसार। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना ही शिक्षा है। ठीक है, तो ये क्या कहते हैं? ये अरस्तु के अनुसार, यानी कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। ये कौन कहते हैं? अरस्तु। चलो आगे देखते हैं। फिर चलते हैं विवेकानंद के अनुसार व्यक्तित्व से पूर्णतः प्रदान करने की प्रक्रिया ही शिक्षा है। ये व्यक्तित्व पे जोर देते हैं, पर्सनालिटी पर। चलो अब चलते हैं फ्रोबेल। शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक अपनी जन्मजात शक्तियों का विकास करता है। ठीक है, फ्रोबेल कहते हैं कि जन्मजात शक्तियों का विकास करते हैं। तो इसमें क्या है? यानी कि शिक्षा तो हर किसी के अंदर है, हर किसी के अंदर कुछ न कुछ गुण है, लेकिन उन गुणों को बाहर उजागर करना, जन्मजात जो शक्ति मिली हुई है। एस्ट्रोलॉजी के अनुसार मानव की आंतरिक शक्तियों का स्वाभाविक एवं सामंजस्यपूर्ण प्रगतिशील विकास ही शिक्षा है। ये किसके अनुसार है? एस्ट्रोलॉजी के अनुसार। चलो आगे देखते हैं। नंबर 8 मैकडोगल के अनुसार। मैकडोगल क्या कहते हैं? ये कहते हैं मूल प्रवृत्तियां संपूर्ण मानव व्यवहार को परिचालित करती हैं। ये कहते हैं मैकडोगल के अनुसार। चलो अब शिक्षा के प्रकार। शिक्षा का प्रकार तो इसमें है नंबर 1 फॉर्मल शिक्षा। नंबर 1 फॉर्मल शिक्षा, औपचारिक शिक्षा। इनफॉर्मल
अनौपचारिक शिक्षा, नॉन फॉर्मल, निरौपचारिक शिक्षा। तो शिक्षा के कितने प्रकार है? 3 प्रकार हैं, औपचारिक, अनौपचारिक और निरौपचारिक। ठीक है, इसमें थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपको। औपचारिक शिक्षा होती है स्कूली शिक्षा, जो हम स्कूल में प्राप्त करते हैं। अनौपचारिक जो हम घर पड़ोस आसपास परिवार या पर्यावरण से सीखते हैं। और निरौपचारिक शिक्षा होती है सभी प्रकार की शिक्षा, जिसमें औपचारिक और निरौपचारिक दोनों ही तरह की आ जाएगी। ठीक है, चलो अब एक एक का परिचय देते हैं। सबसे पहले फॉर्मल एजुकेशन या फिर औपचारिक शिक्षा। यह शिक्षा स्कूलों द्वारा प्रदान की जाती है। तो यह शिक्षा किसके द्वारा प्रदान की जाती है? स्कूलों के द्वारा। नंबर 2, यह निश्चित समय पर दी जाती है। किस समय पर? यह निश्चित समय पर दी जाती है, यानी कि इसका टाइम पीरियड होता है। जैसे हम स्कूल में जाते हैं तो स्कूल में निश्चित समय पर जाते हैं, निश्चित समय पर ही आते हैं, तो वो है यह। चलो, यह शिक्षा किताबी शिक्षा है। तो शिक्षा कैसी है? किताबी शिक्षा, यानी कि इसमें पाठ्यक्रम भी होता है। फिर चलते हैं, यह शिक्षा अध्यापक द्वारा दी जाती है। किसके द्वारा दी जाती है? अध्यापक के द्वारा दी जाती है, यानी कि अध्यापक देते हैं। फिर है, इस शिक्षा के लिए उद्देश्य, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियों का सुनिश्चित आयोजन किया जाता है। तो इसमें क्या किसका किया जाता है? यानी कि इसमें उद्देश्य होते हैं, पाठ्यक्रम होता है, और जिन विधियों से हम बच्चों को पढ़ाते हैं ये सब होते हैं। तो ठीक है, सबसे पहले उद्देश्य होगा, फिर पाठ्यक्रम होगा, और फिर विधि होगा, किन किन विधियों का प्रयोग करते हैं। चलो अब चलते हैं इंफॉर्मेशन एजुकेशन। ये क्या होती है? तो इसमें किसी स्थान की आवश्यकता नहीं होती। क्या नहीं होती? इसमें किसी स्थान की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, यह शिक्षा चारों ओर के वातावरण, यानी कि परिवार, समाज या पास पड़ोस, इनसे होती है। फिर है यह है पत्राचार, संपर्क, कार्यक्रमों, जनसंचार द्वारा प्रदान की जाती है। ठीक है, चलो फिर है, यह शिक्षा जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है। तो यह शिक्षा है इंफॉर्मेशन, ये जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है। फिर यह किसी शैक्षिक व्यवस्था में सीमित नहीं होती। तो यह जो शिक्षा है यह किसी शैक्षिक व्यवस्था में सीमित नहीं होती है, क्योंकि जो कहीं पर भी शिक्षा मिल सकती है। हम कहीं आ रहे हैं, जा रहे हैं, कोई भी हमें छोटा बड़ा मिल जाए, उससे भी हमें कुछ ना कुछ शिक्षा मिलती है। कुछ देखा तो हमें शिक्षा मिल जाती है। नॉन फॉर्मल एजुकेशन, ये इसमें कौन कौन से आते हैं? प्रौढ़ शिक्षा, सतत शिक्षा, खुली शिक्षा या ओपन शिक्षा या दूरस्थ शिक्षा। तो ये कौन कौन से थे? प्रौढ़ शिक्षा में कौन कौन आता है? प्रौढ़ शिक्षा में आते हैं बुढ़े लोग, जो बुढ़े हो जाते हैं। ठीक है, सतत शिक्षा में जो लगातार शिक्षा मिलती है हमको, जैसे कि अब कोई पढ़ता है या नहीं पढ़ता, लेकिन जब भी हम जीवन से मृत्यु तक कुछ न कुछ सीखते रहते हैं। ना तो हम कोई शिक्षक होता और ना ही हम विद्यार्थी होते, लेकिन फिर भी हम कुछ न कुछ सीखते रहते हैं। जीवन से मृत्यु तक जो शिक्षा चलती है उसको बोलते हैं सतत शिक्षा। ठीक है, फिर है खुली शिक्षा। खुली शिक्षा यानी कि जो हम प्राइवेट फॉर्म भरते हैं, जैसे हाई स्कूल, इंटर या बीए के, जो बीए एमएससी वगैरह के जो फॉर्म भरते हैं वो आते हैं खुली शिक्षा के अंतर्गत। फिर है दूरस्थ शिक्षा। दूरस्थ शिक्षा कौन सी होती है? जो हम दूर से शिक्षा लेते हैं, जैसे आप यूट्यूब से शिक्षा ले रहे हो, ये दूरस्थ होगी, या टीवी से, रेडियो से या फ़ोन से, जो भी ये शिक्षा होती है सब होती है दूरस्थ शिक्षा। नंबर 2, ये सब नॉन फॉर्मल एजुकेशन के रूप में है। किसके रूप में? नॉन फॉर्मल के रूप में है। नंबर 3, यह शिक्षा उन व्यक्तियों के लिए होती है जो फॉर्मल एजुकेशन का लाभ न उठा सके। किसके लिए होती है? जो फॉर्मल एजुकेशन का लाभ न उठा सके। ठीक है, चलो नंबर 3 में है इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? सामान्य शिक्षा है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? सामान्य शिक्षा, यानी कि सामान्य शिक्षा लगभग सभी को मिलनी चाहिए, वो होती है सामान्य शिक्षा। यह शिक्षा लचीली होती है। कैसी होती है? लचीली। नंबर 4, यह एजुकेशन यानी कि यह शिक्षा स्थान, वातावरण, आयु,
वर्ग, इन सभी के बंधनों से मुक्त होती है। नंबर 4, यह शिक्षा किसी संस्थान की सीमा, यानी कि ये जो शिक्षा है ये किसी संस्थान की सीमा से नहीं बंधा है। तो यह शिक्षा होती है किसी संस्थान की सीमा से नहीं बंधी होती। टीचिंग, टीचिंग किसे कहते हैं? तो टीचिंग कहते हैं वास्तव में शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें उच्च अनुभव व्यक्ति निम्न अनुभव व्यक्ति पर विकास के लिए कार्य करता है। ठीक है, समझे? चलो फिर समझाता हूँ। इसमें है कि वास्तव में शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें उच्च अनुभव, कैसे उच्च अनुभव, यानी कि शिक्षक, निम्न अनुभव यानी छात्र के विकास के लिए कार्य करता है। यानी कि शिक्षक छात्रों के विकास के लिए जो कार्य करता है वह सब क्या होता है? टीचिंग होती है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग, हाउ टू टीच, यानी कि टीचिंग के सिद्धांत। नंबर 1, क्रियाशीलता का सिद्धांत, करके सीखने का सिद्धांत। इसमें क्या है? इसमें जो व्यक्ति या बालक स्वयं करके जब सीखता है, जैसे प्रयोगशाला में सीखते हैं। फिर है अभिप्रेरणा का सिद्धांत। इसमें क्या है? जो बच्चा डिमोटिवेट हो जाता है तो उसको मोटिवेट करते हैं, यानी कि अभिप्रेरित करते हैं। ठीक है। रुचि का सिद्धांत, हमको जिसमें रुचि हो, जिस काम में रुचि हो, हमको वही काम करना चाहिए, वही शिक्षा लेनी चाहिए, तभी हम जो सक्सेसफुल हो सकते हैं। ठीक है। जीवन से संबंधित स्थापित करने का सिद्धांत, और जो भी हम शिक्षा लें उसको जीवन से संबंधित स्थापित करके तब हमको कोई भी कार्य करना चाहिए, तब सीखना चाहिए। ठीक है। निश्चित उद्देश्यों का सिद्धांत, तो जब भी हम कोई भी शिक्षा लें तो उसका निश्चित उद्देश्य होना चाहिए, कुछ ना कुछ। ऐसे नहीं कि बस शिक्षा लेने के लिए चल दिए तो उससे कुछ फ़ायदा नहीं है। तो जो भी हम शिक्षा लेते हैं उसका एक निश्चित उद्देश्य जरूर होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, चयन का सिद्धांत। चयन के सिद्धांत के अंतर्गत आता है कि जब भी हम कोई किसी भी काम करने के लिए तैयार होते हैं तो उसमें सबसे पहले उसका चयन करना चाहिए। किसका? जैसे हम अब टीचिंग ही पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हमने जो चयन कर ली ना कि हमें टीचिंग करनी है, टीचर बनना है, तो ये चयनित हो गया। ठीक है। चलो, नियोजन का सिद्धांत। नियोजन तो इसका अर्थ होता है कि सबसे पहले योजना बनाना, कि जब भी हम किसी भी कार्य को करेंगे तो कोई ना कोई हम योजना बनाएंगे, तभी तो उस कार्य में सक्सेसफुल हो सकते हैं। ठीक है। तो हो जाता है नियोजन का सिद्धांत। चलो, फिर है व्यक्तित्व का विभिन्नता का सिद्धांत। तो इसमें है कि प्रत्येक व्यक्ति का व्यक्तित्व अलग अलग होता है, प्रत्येक व्यक्ति की पर्सनैलिटी अलग अलग होती है ना। तो उसमें कह रहा, कोई व्यक्ति तो एक बार समझा दो समझ जाएगा, और किसी व्यक्ति को 10 बार समझा दो जब भी नहीं समझ पाता। तो ये कह रहा है व्यक्तित्व का विभिन्नता का सिद्धांत, यानी कि जितने भी व्यक्ति हैं वो सब अलग अलग होते हैं, सब अलग अलग होते हैं उनका व्यक्तित्व। ठीक है। फिर है जनतंत्रीय व्यवहार का सिद्धांत। इसके अंतर्गत आता है जनतंत्रीय व्यवहार का सिद्धांत, यानी कि इसमें जो शासन प्रशासन का जो कुछ व्यवहार होता है। चलो, फिर है आवृत्ति का सिद्धांत। जब भी हम कभी पढ़ते हैं तो उसमें पढ़ते पढ़ते हमको कुछ कमी रह जाती है, जैसा फिर उस कमियों को पूरा करने के लिए हम दोबारा उसी काम को करते हैं। जैसे माइक्रो टीचिंग होती है, उसमें पहले क्या करते हैं, हम पहले लेसन प्लान बनाते हैं, फिर उसको पढ़ाते हैं, फिर उसको पढ़ाते हैं तो कुछ कमी रह जाती है तो टीचर जो हमको बताता है कि इनको दोबारा लेसन प्लान बनाओ फिर पढ़ाना, ऐसे ही करते हैं ना, तो उसको कहते हैं आवृत्ति का सिद्धांत। अभ्यास का सिद्धांत, तो अभ्यास क्या होता है, इसमें मतलब इसी कार्य को हम दोबारा करते रहते हैं जब तक सही नहीं होते, जब तक हम सक्सेसफुल नहीं होते उस कार्य को, जब तक हम करते ही रहते हैं। ठीक है। चलो, फिर है निर्माण एवं मनोरंजन का सिद्धांत। किसी भी कार्य को करो अपने ऊपर बोझ मत बनाओ, किसी भी कार्य को करो अपने ऊपर बोझ मत बनाओ, बल्कि जो भी हम कार्य करते हैं उसको मनोरंजन के तौर पर काम करना चाहिए। ठीक है। चलो, सृजनात्मक व आत्मभेय व्यक्तियों
के प्रोत्साहन का सिद्धांत। इसमें क्या है कि कोई भी हम कार्य करते हैं उसको सृजन करना चाहिए, कि नई नई चीज़ों का निर्माण करना चाहिए, ठीक है, जिससे कि आत्मीय अभिव्यक्ति को प्रोत्साहन मिले, ठीक है। निदान और सुधारात्मक सिद्धांत का सिद्धांत ये इसमें क्या होता है कि निदान, यानी कि जब भी हम कोई भी कार्य करते हैं तो सबसे पहले हमको निदान करना चाहिए, यानी कि सबसे पहले हमको उन कमियों का पता लगाना चाहिए। जैसे एक डॉक्टर होता है तो डॉक्टर सबसे पहले क्या करता है, मरीज़ को देखता है और मरीज़ जो बीमार हो रहा कौन सी बीमारी है तो ये देखता है, तो पहले क्या करता है, उन बीमारियों का पता लगाता है, ठीक है। तो जो वो बीमारियाँ होती हैं उसे कहते हैं निदान। इसी प्रकार से यदि हम किसी बच्चों को पढ़ा रहे हैं और वो बच्चा कुछ समझ नहीं पाया, तो क्यों नहीं समझ पाया, उन कमियों का पता लगाना ही क्या होता है, निदान, ठीक है। चलो अब होता है सुधारात्मक। तो सुधारात्मक के अंतर्गत क्या होता है, जिस प्रकार से एक डॉक्टर निदान करता है, यानी कि कमियों का पता लगाता है या बीमारियों का पता लगाता है कि इसके अंदर ये बीमारियां हैं, तो फिर क्या करता है वो उन बीमारी को जब पता लग जाता है तो उन बीमारियों की जो दवा देता है, ठीक है, दवा देता है ना। तो ये सब क्या हो जाएगा, जो हम दवा देते हैं तो तब उसका सुधार करते हैं, उपचार करते हैं, ठीक। इसी प्रकार से जब एक टीचर को पता पड़ जाती है कि ये बच्चा जो है इसके अंतर्गत ये कमियां हैं इसलिए नहीं समझ पाया, या ये बच्चा थोड़ा बहरा है या अंधा है, तो जैसे ये पीछे बैठा तो इसको जो हम पास में बैठाएं ताकि अच्छे से सुन पाए और देख पाए, तब अच्छे से ये शिक्षा ले पाएगा, ठीक है। चलो फिर है पूर्ण वर्णन का सिद्धांत। शिक्षण प्रक्रिया निम्नलिखित 3 चरणों में पूरी होती है। कितने चरणों में पूरी होती है, 3 चरणों में। और वो है कौन कौन सी, एक तो शिक्षण के समय, एक शिक्षण से पहले और एक शिक्षण के बाद ये होती है, ठीक है। चलो शिक्षण पूर्व अवस्था, यानी कि जब हम शिक्षण करते हैं उससे पहले की अवस्था, पहले हमको क्या क्या करना चाहिए। नंबर 1 उद्देश्यों का निर्धारण करना। तो बच्चों को जब हम पढ़ाते हैं तो उससे पहले हमको जो पढ़ाना है इनका क्या उद्देश्य है उसका पहले ही हमको निर्धारण कर लेना चाहिए, ठीक है। नंबर 2 शिक्षण युक्तियों का चुनाव, यानी कि जब हम बच्चों को पढ़ाएंगे तब किन किन युक्तियों का प्रयोग करेंगे, किन विधियों का प्रयोग करेंगे या किन कौशलों का प्रयोग करेंगे, वे सब किसके अंतर्गत आते हैं, शिक्षण युक्तियों का चुनाव के अंतर्गत, ठीक है। फिर है पाठ्यक्रम का चुनाव। तो यानी कि जब हम बच्चों को पढ़ाएंगे तो क्या पढ़ाएंगे, कौन सा पाठ्यक्रम पढ़ाएंगे, वो सब किसके अंतर्गत आता है, पाठ्यक्रम के अंतर्गत, यानी कि विषय, ठीक है। फिर है शिक्षण व्यूह रचना। तो शिक्षण व्यूह रचना यानी कि बच्चों को हम जो पढ़ाएंगे किस तरह से पढ़ाएंगे वो सब आता है शिक्षण व्यूह रचना के अंतर्गत, ठीक है। और है ये फिर शिक्षण शैली का चुनाव, यानी कि बच्चों को जब हम पढ़ाते हैं किन किन शिक्षण शैलियों का प्रयोग करेंगे, किन कौशलों का प्रयोग करेंगे, यानी कि वही बात है किन विधियों का जो हम प्रयोग करते हैं वो किसके अंतर्गत आता है, शिक्षण शैलियों के अंतर्गत, ठीक है। नंबर 2 अंतःक्रिया अवस्था, ठीक है। जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं तब हम कौन कौन सी क्रिया करते हैं उसके बारे में बोल रहा है, ठीक है। तो जैसे कक्षा आकार की अनुभूति, निष्पत्ति कार्य, उद्दीपनों का प्रस्तुतिकरण और शिक्षण युक्तियों का विस्तार। तो इसमें बोल रहा है कि जब भी हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो पढ़ाते समय क्या क्या देखना चाहिए हमको। सबसे पहले मैं बताया था कि कक्षा आकार की अनुभूति, यानी कि कक्षा का आकार कैसा है, बच्चे कम है या अधिक हैं, या जो दृष्टिबाधित बच्चा है वो पीछे बैठा है या सामने बैठा है, तो ये सब कुछ चीज़ देखी जाती है, ठीक है। निष्पत्ति कार्य, निष्पत्ति कार्य में क्या आता है, इसमें आता है कि जब भी हम कोई कार्य करते हैं, जब भी हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो उसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो उद्दीपनों का प्रस्तुतिकरण, तो हमको उद्दीपन जो होते हैं उनका प्रस्तुतिकरण करना आना चाहिए। ऐसा ना हो कि जैसे अब हम पढ़ाएंगे, कोई विषय पढ़ा रहे हैं तो पढ़ाते समय हम चार्ट लेंगे, मॉडल लेंगे या और भी बहुत चीज़ लेंगे,
तो हम जैसे पढ़ाने के लिए गए, हमने जाते ही सामने चिपका दिया चार्ट कि ये हमें पढ़ाना है, वहीं पे मॉडल रख दिया। जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। हमको पढ़ाते समय हमको क्या करना चाहिए, सबसे पहले हम जब पढ़ाएंगे तो पढ़ाते रहो, लेकिन जब चार्ट की आवश्यकता पड़े तब चार्ट को निकालो, उसको दिखाओ बच्चों को, या जब मॉडल की ज़रूरत पड़े तब मॉडल को दिखाओ। ऐसा नहीं है कि उनको सबसे पहले दिखा दो, दिखाना नहीं है किसी को। जब किसी चीज़ की उद्दीपन की ज़रूरत पड़ेगी तभी वो चीज़ हमको दिखानी है। और उनका प्रस्तुतिकरण किस तरह से किया जाए, बहुत अच्छी तरह से उनका प्रस्तुतिकरण करना चाहिए। ठीक है। फिर है शिक्षण युक्तियों का विस्तार। फिर इसमें शिक्षण युक्तियों का विस्तार यानी कि शिक्षण जो हम करते हैं तो किन किन युक्तियों का हमने का प्रयोग करा, किस तरह से प्रयोग करा, वो सब किसके अंतर्गत आते हैं, शिक्षण युक्तियों के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। नंबर 3, उत्तर क्रिया अवस्था यानी कि बच्चों को जो हम पढ़ा लेते हैं उसके बाद की अवस्था। ठीक है। इसमें मूल्यांकन से संबंधित है। तो ये जो मूल्यांकन से संबंधित होता है, जैसे हम बच्चों को जब पढ़ा लेते हैं तो उसके बाद में हम क्वेश्चन पूछते हैं ना बच्चों से, उससे ताकि हमको पता पड़ जाए कि बच्चा कितना सीखा है। ठीक है। इसमें शिक्षा के उद्देश्य को प्राप्त करने में कितना सफल रहा तथा बच्चे के व्यवहार में कितना परिवर्तन आया है, ये सब किसके अंतर्गत आता है, उत्तर क्रिया अवस्था के अंतर्गत। ठीक है। चलो अब मैं पढ़ाता हूँ आपको शिक्षण के चर। शिक्षण के चर, तो शिक्षण के चर कितने होते हैं, सामान्य तौर पर शिक्षण के 3 चर माने जाते हैं। कितने चर माने जाते हैं, 3। कौन कौन से होते हैं देखते हैं। नंबर 1 शिक्षक, नंबर 2 विद्यार्थी और नंबर 3 पाठ्यक्रम। कितने चर होते हैं इसके, 3 चर होते हैं, शिक्षक, विद्यार्थी और पाठ्यक्रम। ठीक है।